गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अगली क्लास में सर्कुलर फ्लो आपको पढ़ाऊंगा, और जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने आपको पूरी मदद करेगा। 12th क्लास की में आपको क्या पढ़ना है वो सारा सब कुछ क्लियर कर देगा। अब मैंने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हो, 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये चारों मैंने क्यों लिखे है वो मैं समझाता हूँ। देखो, एक वर्ड था इकोनॉमी और एक वर्ड आया था इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको अपनी पहली क्लास में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस समझाया था। तो इकोनॉमी एक प्लेस होता है जहाँ पर से हम इनकम अर्न करते हैं, और इकोनॉमिक्स हमें रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन सिखाती थी। तो उसने सिखाया, वो अप्लाई किया इकोनॉमी में और वहाँ से पैसा कमाया। तो अ प्लेस वेयर पीपल कैन अर्न देयर अर्निंग, वो स्थान होता है वो कौन सा? इकोनॉमी। तो जैसे 4 सेक्टर में इकोनॉमी को क्यों तोड़ा गया तो देखते हैं। जैसे पूरी पृथ्वी पर कितने सारे देश बने हुए, बहुत सारे देश बने हुए हैं ना। अब एग्जाम्पल अपने भारत का ले लेते हैं। जब भारत बना था, वो ये मत देखो गुलाम थे हम वो थे, नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल है समझने का। कोई भी अगर एक देश बनता है, जैसे भारत देश जब बना होगा, तो उसमें जो पॉपुलेशन है, जो आदमी है, वो सारे खरीदने वाले हैं। जो चीज़ों को खरीदेंगे, उनकी ज़रूरत है, नीड्स हैं, वो चीज़ों को खरीदना है। जैसे हर एक आदमी की ज़रूरत है, उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ सामान चाहिए तो वो लेना पड़ेगा उसको, या खुद उगाना पड़ेगा। पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो वो भी उसको चाहिए। इधर उधर जाने के लिए कुछ व्हीकल चाहिए तो वो भी उसको, एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए मोबाइल चाहिए तो वो भी उसको चाहिए, खरीदना पड़ेगा, उसको नीड है उसकी। तो वो सारे प्रोडक्ट वो किसी ना किसी से तो परचेज करेगा, और वो आया कहाँ से? ठीक है, अब देख सारी चीज़ ना। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर है। तो बच्चों एक बार मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करूं, तो ये जो 4 सेक्टर हैं, आपको 12th क्लास में 2 सेक्टर के बारे में कंप्लीटली डिटेल दी जाएगी। तीसरे और चौथे सेक्टर के बारे में 30 to 40% आप लोगों को बताया जाएगा। ये क्या मैं कह रहा हूँ, ये जब आप लोगों को एग्रीगेटेड डिमांड कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा ना, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड के साथ में आपको वो टॉपिक दिखे होंगे, चैप्टर दिखे होंगे। तो उसमें मैं जो एक क्या कह रहा हूँ ना, वो आपको तब समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या छोड़ दिया। तो आपका बेस पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का तैयार हो रहा है। नेशनल इनकम का भी बेस रखा जाएगा। नेशनल इनकम के जो निकालने के मेथड है, मेजरिंग मेथड है 3, वो 3 ही क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है, वो भी सारे इसी से समझ में आएंगे, इसी से रिलेटेड है वो सारे। तो सबसे पहला सेक्टर मैंने क्या लिखा? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को पूरा परचेज करता है, और जिससे परचेज करेगा वो सेक्टर, उसने वो प्रोड्यूस किया होगा, तो वो दूसरा सेक्टर कौन सा बनेगा? प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर प्रॉफिट अर्न करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और बस गुड्स को क्या करता है? बेचता है। क्लियर है ना? अब देखते हैं दोनों है क्या, सर्कुलर फ्लो में कैसे कनेक्ट हुए ये। तो इंटरसेक्टरल फ्लो, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कैसे इफेक्टेड है और कैसे इंटरसेक्ट हुआ, संबंधित कैसे है, वो देखते हैं। जैसे पहला सेक्टर कौन सा था? हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा है? प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर एक्चुअल में कोई सेक्टर था ही नहीं, सारे आदमी खरीदने वाले थे। जब भी कोई नया देश बना तो उसमें कोई प्रोड्यूसर थोड़ी था, कोई पैदाइश प्रोड्यूसर थोड़ी होता है। अगर कोई नया पैदा हुआ है तो वो प्रोड्यूसर थोड़ी है, वो पहले क्या कंज्यूमर है। वो बड़ा होने के बाद देखेगा, उसको प्रोड्यूसर बनेगा, बोला मैं तो ये बिजनेस करूँगा, तो बिजनेस कर लिया तो प्रोड्यूसर बनेगा। लेकिन एक प्रोड्यूसर भी तो एक कंज्यूमर होता है। तो जो प्रोडक्शन सेक्टर है ना, ये किसने पैदा किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने पैदा किया। अब इसको कैसे पैदा किया इसने, वो देखते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ने जो भी प्रोडक्शन सेक्टर की जो नीड्स थी ना, उसको प्रोडक्शन सेक्टर को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी ज़रूरत थी वो सारी किसने दी? हाउस होल्ड सेक्टर ने दी। और वो क्या दी? फैक्टर सर्विस। क्या दी? फैक्टर सर्विस दी, कारक सेवाएं। अब ये फैक्टर सर्विस होती क्या है वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस कारक सेवाएं, कारक सेवाएं। सबसे पहले तो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोडक्शन सेक्टर को एंटरप्रेन्योर दिया। एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, मालिक, बिजनेसमैन, वो दिया। अब हाउस होल्ड सेक्टर में से तो निकल के आया ना, बोला अभी मैं बिजनेस करूंगा इस चीज़ का। तो जो एंटरप्रेन्योर दिया किसने? हाउस होल्ड सेक्टर ने। किसको दिया? प्रोडक्शन सेक्टर को। तो एंटरप्रेन्योर फैक्टर सर्विस का एक एग्जांपल हो गया, हाउस होल्ड से निकल के प्रोडक्शन सेक्टर में वो आ गया।
अब वो एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको दूसरी बेसिक चीज़ क्या चाहिएगी, बोला भाई मुझे प्रोडक्शन करने के लिए ऐसे थोड़ी ना प्रोडक्शन होगा, मुझे पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो प्रोडक्शन होगा। बेसिक चीज़ें तो वो सारी चीज़ें कौन देगा, हाउस होल्ड देगा। बोला भाई तुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है भाई तुझे पैसा देते हैं, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, हम तुझे पूंजी भी देते हैं। दूसरा, तुझे लैंड चाहिए, भूमि चाहिए, तुझे भूमि भी हम देते हैं। अगला, तुझे लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए, तो तुझे लेबर भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसने दी, हाउस होल्ड सेक्टर ने। किसको दी, प्रोडक्शन सेक्टर को। मतलब भी तुझे जो बेसिक नीड्स थी ना, वो हमने तेरी सारी नीड्स पूरी कर दी प्रोडक्शन सेक्टर की। अब जो हमें चाहिए ना, जो भी गुड्स एंड सर्विस हमें चाहिए उसका प्रोडक्शन करो और हमें दे। बोला ठीक है जी। प्रोडक्शन सेक्टर ने बोला ठीक है, मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करूँगा, अब सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का जो भी उत्पादन करूँगा वो मैं आपको वो चीज़ें दे देता हूँ, बेच देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो फ्लो चला ना दोनों सेक्टर का, यहीं तक फ्लो चला, तो ये था रियल फ्लो, वास्तविक फ्लो, वास्तविक प्रवाह, कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस दे देगा, कारक सेवाएं दे देगा, प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। क्लियर है। आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए इसको और ऊपर लिख लीजिएगा रियल फ्लो। रियल फ्लो में सिर्फ इतना ही फ्लो होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर देता और फैक्टर सर्विस प्रोडक्शन सेक्टर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर देता किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया। चलो इससे आगे क्या हुआ, प्रोडक्शन सेक्टर को थोड़ा सा लालच आ गया। बोला भाई मैं आप लोगों को गुड्स एंड सर्विस दे रहा हूँ, बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए। बोला भाई क्या चाहिए तेरे को, बोला पैसा दो, फ्री में थोड़ी दूंगा गुड्स एंड सर्विसेज। बोला ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर ने बोला उसको ठीक है, हम तेरे से गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं ना, तो तुझे पैसा दे रहे हैं, हमने तेरे से जो भी कंजप्शन किया उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उपभोग व्यय कर रहे हैं हमने पैसा दे दिया। वो पैसा लेके प्रोडक्शन सेक्टर लेके निकल ही रहा था, पीछे से हाउस होल्ड सेक्टर ने उसके कंधे पे हाथ मारा। बोला भाई सुन, कहाँ जा रहा है, हमने तेरे को क्या दिया था, फैक्टर सर्विस दिया था ना। बोला हाँ जी दिया था, तो उसकी पेमेंट कर। अब तूने पैसा लिया तो हम भी तेरे से क्या लेंगे, पैसा लेंगे। बोला ठीक है जी, मैंने जो आपसे फैक्टर सर्विस ली थी उस फैक्टर सर्विस की मैं फैक्टर पेमेंट कर देता हूँ, फैक्टर सर्विस की क्या कर देता हूँ, फैक्टर पेमेंट कर देता हूँ, कारक भुगतान। कैसे भुगतान करेगा, जो लेबर थी, लेबर को क्या दे दे, वेजेस दे दे, मजदूरी दे दे। जो तूने मेरे से ज़मीन ली थी, लैंड ली थी, उसके ऊपर मुझे रेंट दे दे, किराया दे दे। जो मैंने तुझे कैपिटल दी थी, पूंजी दी थी, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट दे दे, ब्याज दे दे। और जो एंटरप्रेन्योर दिया था मैंने तेरे को, उसको प्रॉफिट एंड लॉस दे दे। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी उसको मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर की पेमेंट कर दे किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। कौन करेगा, प्रोडक्शन सेक्टर करेगा। अब देखो सिर्फ दोनों ये बाहर वाली लाइन, फैक्टर पेमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सिर्फ पैसे से बात हुई, तो ये फ्लो बोला नॉमिनल फ्लो। जैसे वो रियल फ्लो बताया था ना बीच वाला, आपको बीच वाला नहीं उतारना, सिर्फ बाहर वाली लाइन उतारनी कि प्रोडक्शन सेक्टर से फैक्टर पेमेंट इधर गया और इधर से कंजप्शन एक्सपेंडिचर उधर गया। तो ये आ गया नॉमिनल फ्लो, मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह। और वो क्या था, रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह। तो नॉमिनल फ्लो क्लियर हुआ कि पैसा इधर से उधर गया तो उधर से इधर आया। और इन दोनों को पूरे को कंप्लीट, ये कंप्लीट क्या बन गया अपना, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या इंटरसेक्टरल फ्लो। क्लियर है। तो इसमें सिर्फ अब तक हमने कितने सेक्टर इन्वॉल्व किए हैं, 2 सेक्टर इन्वॉल्व किए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों सेक्टर सर्वाइव कर सकते थे कि हाउस होल्ड सेक्टर को जो चाहिए वो प्रोडक्शन सेक्टर प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन सभी व्यक्ति एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, लालच बुरी बला है।
तो क्राइम भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो वो चीज़ें ना हो, इसीलिए तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व हुआ, गवर्नमेंट सेक्टर। अब तक मैंने चारों सेक्टर को इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि धीरे धीरे जब चीज़ों को समझ में आती जाएंगी ना, तब समझ में आएंगे दोनों सेक्टर और कैसे इन्वॉल्व हैं। तो दोनों सेक्टर क्लियर हो गए ना पहले दोनों। तो अब जो तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व होगा वो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। पहले 3-4 साल पहले आप लोगों को सारा सर्कुलर फ्लो में चारों सेक्टर का फ्लो पढ़ाया जाता था, लेकिन सिलेबस काट दिया गया आपका। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो सिलेबस को बार बार छोटा करते रहते हैं, आपको चीज़ें वो आगे पढ़ाई जाएंगी। अच्छा था यहीं पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा था, चलो कोई बात नहीं, अगर आगे पढ़ोगे, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो तब पढ़ लेना। लेकिन हल्का सा हम उसको देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर इसमें कैसे इन्वॉल्व है। देखो भाई, गवर्नमेंट सेक्टर बैठ गया इधर। अब गवर्नमेंट सेक्टर भी कहाँ से निकलेगा? हाउस होल्ड सेक्टर में से तो निकलेगा। बोला हम में से कोई निकलेगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा, देश को कैसे रेगुलेट करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ बनेगी, वो हाउस होल्ड सेक्टर में से ही तो निकल के आएगा। लेकिन जब वो देश को चलाएंगे तो उनको भी तो पैसा चाहिए। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर को पैसा चाहिए तो वो हाउस होल्ड से टैक्स लेंगी, प्रोडक्शन सेक्टर से भी टैक्स लेगी। खर्चा करना है तो वो खर्चा हमारे लिए ही तो कर रही है, और प्रोडक्शन सेक्टर भी तो हाउस होल्ड ही है, तो इसको भी सब्सिडी देगी और उसको भी सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक वेलफेयर के ऊपर कामों के लिए खर्चा करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर क्लियर हो गया। तो पब्लिक वेलफेयर के कामों के ऊपर जो खर्चा करेगा सेक्टर, वो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। अगला एक्सटर्नल सेक्टर से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर कैसे इन्वॉल्व हुआ? तो एक देश अकेला सर्वाइव थोड़ी कर सकता है। जैसे एक देश अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही अकेला देश क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक कि वो दूसरे देशों से कुछ सामान खरीदेगा नहीं और बेचेगा नहीं। तो हर एक देश के पास सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, सब कुछ चीज़ उसके पास नहीं है, तो उसको कुछ ना कुछ दूसरों से खरीदना ही पड़ेगा। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कैसे इन्वॉल्व हुआ? तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कोई भी एक कंट्री लगा लो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया वो, वहाँ से वहाँ से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, वहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी आएगा वो किस में जाएगा? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर में जाएगा। तो हाउस होल्ड ने बाहर से कितना खरीदा, प्रोडक्शन सेक्टर ने बाहर से कितना खरीदा, कितना बेचा, वो सारा किस में चला गया? एक्सटर्नल सेक्टर में चला गया। तो यहाँ तक आपको सर्कुलर फ्लो क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। चारों सेक्टर का फंक्शन समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर्कुलर फ्लो क्लियर हुआ, नॉमिनल फ्लो क्लियर हुआ, रियल फ्लो क्लियर हुआ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे तो नहीं? बिल्कुल सही, नहीं छोड़ना है। अब जो ये सर्कुलर फ्लो पढ़ा हमने, सर्कुलर फ्लो की इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस में हमने क्या पढ़ा? अकेला सेक्टर कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। पढ़ा ना हमने कि एक सेक्टर अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। वो किसने बताया? हमने सर्कुलर फ्लो ने बताया, क्योंकि कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता है। दूसरा, मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को निकालने के मेथड इसी ने दिए। नेशनल इनकम को निकालने में ये मददगार साबित हुआ। कौन? सर्कुलर फ्लो। अब बार बार मैं नाम ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, नेशनल इनकम। अभी क्या भला ये बार बार यही नाम आ रहा है? तो नेशनल इनकम को नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊँ तो क्या है? नेशनल मतलब पूरा देश, पूरे देश की इनकम। तो जो पूरे देश की इनकम है वो नेशनल इनकम है। क्लियर है ना? सिर्फ नॉर्मल आपको समझाने के लिए। बेसिक ये होती क्या है, इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, यही तो आएगी अभी। बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये समझो कि पूरे देश की इनकम, और पूरे देश की इनकम निकलती कैसे है वही देखेंगे, वही है उसका बेसिक मतलब, वो निकलती कैसे है। तो सिर्फ समझने के लिए समझो, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, पूरे देश की इनकम क्या है। तो पूरे देश में फिलहाल हम कितने सेक्टर मान लेते हैं? 2 सेक्टर मान लेते हैं। तो पूरे देश की इनकम निकालनी है, हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर है, 2 सेक्टर हैं। तो दोनों की इनकम, तो 3 बच्चे मिले, तीनों ने मुझे अलग अलग जवाब दिया। तो जो पहला बच्चा बोला जी हमें पूरे देश की इनकम निकालनी है ना। बोला हाँ, तो हम एक काम करते हैं, पूरे देश में अगर 2 ही सेक्टर हैं, चारों सेक्टर मान लो चाहे, लेकिन समझने के लिए हम 2 मान लेते हैं। पूरे देश में 2 सेक्टर हैं, तो क्यों ना सर हम ये काम करें कि हाउस होल्ड सेक्टर को ने जितना पैसा कमाया वो, और प्रोडक्शन सेक्टर ने जितना पैसा कमाया वो, दोनों को जोड़ लेते हैं, पूरे देश की इनकम आ जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब दिया उस बच्चे ने। उसने क्या कहा कि दोनों सेक्टर की इनकम निकाल लेते हैं, और तो वो इनकम को अगर जोड़ लेंगे
तो पूरे देश की इनकम निकल के आ जाएगी और वो हमारा एक मेथड बन गया इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम हर एक सेक्टर की इनकम निकाल लेते हैं और उसको जोड़ लेते हैं। क्लियर है? और वो कैसे कैसे इनकम टूटी हुई है वो फॉर्मूला पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मेथड पढ़ना तो है ही हमें। तो आय विधि क्लियर हुआ, आय विधि से भी हम क्या निकाल सकते हैं, इनकम मेथड। एक जो दूसरा बच्चा टकराया उसने मुझे क्या कहा, बोला सर हम इसको दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे? वो बोला कि हाउस होल्ड सेक्टर किसको पैसा दे रहा है? मैंने बोला प्रोडक्शन सेक्टर को। और बोला प्रोडक्शन सेक्टर किसको पैसा दे रहा है? बोला हाउस होल्ड सेक्टर को। फैक्टर पेमेंट करा, इधर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करा। बोला जब पैसा देता है वो उसका खर्चा होता है ना? मैं बोला बिल्कुल खर्चा होता है। बोला एक का खर्च दूसरे की इनकम है तो हम इनकम नाम क्यों लें, हम एक्सपेंडिचर नाम भी तो ले सकते हैं ना? बोला बिल्कुल ले सकते हैं। बोला तो इसका खर्च ले लेते हैं और उसका खर्च ले लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो भी तो क्या निकल के आ जाएगी, नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी, क्योंकि एक का खर्च दूसरे की इनकम होता है। तो एक्सपेंडिचर नाम ले लो या इनकम नाम ले लो, बात तो वही है। हाँ बोला बिल्कुल सही है। तो दूसरा मेथड निकला, वो क्या निकला अपना, एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि, उसमें हर एक सेक्टर का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ उस एक्सपेंडिचर को लेके जोड़ लेंगे तो भी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सही। तीसरा बच्चा जो बैठा हुआ था वो बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुन रहा था। वो बोला सर आपने दोनों मेथड बताए बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ आ रही है। बोला क्या आ रही है? बोला सर जो ये हम काम कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं? हमने जो सर्कुलर फ्लो बनाया, ये प्रोडक्शन सेक्टर इन्वॉल्व किया, बनाया, इसको क्यों बनाया? मैंने बोला गुड्स एंड सर्विस लेने के लिए। बोला बस तो फिर गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करने के लिए ही तो सारा एक्सपेंडिचर हुआ और सारी इनकम वहीं से क्रिएट हुई। मैं बोला हाँ यार बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए ही तो चीज़ों को अलग सेक्टर बना, उसी से तो इनकम हुई और उसी से तो एक्सपेंडिचर हुआ। बोला तो क्यों ना हम गुड्स एंड सर्विसेज जितने आप प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी में एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, उसी से इनकम इन्वॉल्व है उसी में, तो भी तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू निकाल लो, उसी में इनकम है और उसी में एक्सपेंडिचर है। तो तीसरा मेथड बन गया हमारा प्रोडक्शन मेथड। उत्पाद विधि, जिसको वैल्यू एडिड मेथड भी बोला जाता है, मूल्य वृद्धि विधि, वो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड आए। इससे अलग अगर कोई मेथड है तो आप सोचो, अगर आपको लगता है तो कमेंट में बताइए। एक्चुअल में होता नहीं, सोचो, आप दिमाग लगाओ, रट्टाफिकेशन तो करेंगे नहीं, दिमाग लगा के पढ़ेंगे। और इन फॉर्मूलों के अंदर भी जो जो पॉइंट आएंगे ना, कोई भी मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं 4 पॉइंट मैंने लिख दिया आपको इनको रट्टा मार लो यही एग्जाम में है। मैं बताऊँगा वो 4 ही क्यों है, 5वां क्यों नहीं आए और 4 से 3 क्यों नहीं हुए, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि नेशनल इनकम को मेज़र करने के, मापन करने की कितनी विधियाँ निकली, 3 विधियाँ निकली, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। मेथड तो हम अगली क्लास में शुरुआत नहीं कर पाएंगे मेथड की, उससे पहले आपको और छोटे छोटे कुछ पॉइंट हैं जो ये मेथड में यूज़ होने वाले हैं, वो तब तक आपके क्लियर नहीं होंगे। पहले उन पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद मेथड्स के ऊपर आएंगे और न्यूमेरिकल हम करेंगे। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा लेना, एक बार मैं न्यूमेरिकल करवा दूंगा। कोई भी न्यूमेरिकल उठाना, चाहे किसी भी बुक का हो, प्रीवियस ईयर का हो, गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो। अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट में आप उसको लिखो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे अपना, फेसबुक पे भी ग्रुप बनाएंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप उधर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन वो भी आगे हैं, मैं बनाऊंगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं उसका इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल कमेंट से काम चल जाएगा, आप कमेंट करो, कोई भी डाउट है मैं आपका क्लियर करूँगा। तो आप ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सारा, तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ में। वो टॉपिक कौन से होंगे, मेथड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 3 फॉर्मूले पढ़ाने पड़ेंगे, तो वो तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद मेथड न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए 1 या 2 क्लास और, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे आपके। तो मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।